Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 4th of July 2022. 4 जुलाई 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी 2023 के लिए हमने पूरा कोर्स स्टार्ट किया है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है या फिर आपको लगता है कि कोई अच्छे से एक बार रिवीजन या पूरी चीज़ें आपकी हो जाएं पूरे स्टैटिक कोर्स की फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक्स है और एक ईमेल आईडी भी दी हुई है। अगर आपका कोई डाउट है या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या आपको कुछ रिक्वेस्ट करनी है तो आप वहां पे ईमेल आईडी से कर सकते हैं। एंड जो लोग पहली बार इस सीरीज के साथ जुड़े हैं या फिर इन वीडियोस के साथ जुड़ रहे हैं तो मैं बता दूं कि हम द हिंदू के एनालिसिस करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस का भी एनालिसिस हम करते हैं, साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं हम बनाते हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं वीडियोस तो आप ज़रूर देखिए एंड लाइक ज़रूर करिए, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन हमको भी मिलता है। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आज के क्वेश्चंस के साथ। जो ऑर्डर हमारा रहता है, सबसे पहले प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल है, द फोर्च हैमर्स प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फोर्च हैमर प्रिंसिपल इनमें से किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस आर ए ओशियन कंपोजिशन, बी पॉपुलेशन डेंसिटी, सी टाइफून स्टडी या डी नन ऑफ द अबव। तो ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग सीज ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आपको अरेंज करना है इन सीज को यूरोप के फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ऑप्शन पहला है बाल्टिक सी, दूसरा है वाइट सी, तीसरा है आइनियन सी एंड चौथा है एड्रियाटिक सी। ठीक है ना, तो आपको अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ इनको। ऑप्शंस आपके सामने है। थर्ड है, बोगनविले आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन। तो बोगनविले आइलैंड इनमें से कौन से ओशंस में लोकेटेड है? क्वेश्चन नंबर 3 है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इनमें से कौन सा नॉर्थ लेक ये आपका नॉर्थ अमेरिका की ग्रेट लेक्स का पार्ट नहीं है? ऑप्शंस आर लेक विक्टोरिया, बी ऑन्टारियो, लेक मिशिगन या लेक एरी। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, तो आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। एक एक करके आप आंसर करेंगे। आई थिंक मैं आपको आंसर सारे बताता हूं, आप मैच करिएगा एंड मुझे बताइएगा कि कितने सवाल आपके ऐसे थे जो कि सही हुए और कितने सवाल ऐसे थे जो कि आपने गलत किए। ठीक है ना, तो दिस इज व्हाट यू विल डू एंड प्लीज़ डू अटेम्प्ट इट। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये कोई ऐसा नहीं है मैं चीज़ बता रहा हूँ कि आपका कुछ नुकसान नहीं होगा इसमें से, है ना। दैट इज़ अ थिंग, दैट इज़ अ श्योरिटी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आपको पहला सवाल जो मैंने पूछा था, फोर्च हैमर प्रिंसिपल, तो याद रखिएगा ये ओशियन कंपोजिशन से रिलेटेड। लेट मी टेल यू द प्रिंसिपल एज वेल। मैं आपको बता दूं, फोर्च हैमर प्रिंसिपल रिफर्स टू द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ओशियन वाटर। याद रखिएगा, इसको केमिकल कंपोजिशन ऑफ ओशियन वाटर के लिए भी यूज किया जाता है, फोर्च हैमर प्रिंसिपल को। दैट इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है ना, तो बेसिकली इसमें वही किया जाता है, कंडक्टिविटी, टेम्परेचर और डेप्थ डिवाइस रहते हैं और इसके थ्रू ये पता लगाया जाता है कि कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर वाटर की डेप्थ के साथ किस तरीके से चेंज होते हैं। तो बिल्कुल एक तरीके से ओशन कंपोजिशन याद रखिएगा, फोर्च हैमर प्रिंसिपल। दूसरा मैंने पूछा था आपको इन सीज को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है, बाल्टिक सी, वाइट सी, आइनियन सी, एड्रियाटिक सी। तो लेट मी शो यू द मैप। अब आप ये मैप देख रहे होंगे, सबसे पहले आप ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे आपका व्हाइट सी है, दिस इज द व्हाइट सी वाला पोर्शन, दिस इज योर बाल्टिक सी वाला पोर्शन, दिस इज योर ब्लैक सी, देन दिस इज योर एड्रियाटिक सी एंड देन दिस इज योर आइनियन सी। तो व्हाइट सी जो वो सबसे पहले व्हाइट सी आ जाएगा, फिर आपका बाल्टिक सी आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे अगर ब्लैक होता तो ब्लैक आ जाएगा, देन एड्रियाटिक एंड देन आइनियन। ठीक है ना, तो आप अब इसको अरेंज कर लीजिएगा। ये इनकी लोकेशंस हैं, एक बार आपने देख लिया है, इनको अपने दिमाग में जहन में बैठाने की भी कोशिश किया करिए कि व्हाइट सी सबसे ऊपर वहाँ पे स्कैंडिनेविया वाले पार्ट में है, फिर आपका बाल्टिक सी वाला जो पार्ट है वहाँ पर स्वीडन नॉर्वे वाला पार्ट नीचे आ रहा है, उसके डाउनफॉल में है। देन आपका ब्लैक सी वाला पार्ट किधर आ रहा है, तो इधर आपको दिखेगा कि भाई इधर से कॉकसस माउंटेन्स के आसपास से ब्लैक सी आ रहा है। देन एड्रियाटिक सी आपको इटली के ऊपर दिखेगा, देन इटली के नीचे आपको आइनियन सी दिखेगा, मेडिटेरेनियन दिखेगा। तो इस तरीके से इनकी लोकेशंस दिमाग में बैठा के रखिए। तो नॉर्थ टू साउथ में सबसे नॉर्थ मोस्ट इसमें से कौन सा था? नॉर्थ मोस्ट इसमें से था वाइट सी, उसके बाद बाल्टिक सी और उसके बाद आपका एड्रियाटिक और फिर आइनियन। तो 2143 विल बी द आंसर फॉर दिस। 2143 ये जो आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है आई थिंक। तो ये इसका भी आंसर हो गया। बोगनविले आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है, किस ओशियन में? तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर है आपका ये लोकेटेड है पैसिफिक ओशियन में। याद रखिएगा, पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें याद रखिएगा कि ये मेलानेशिया का हिस्सा है, पापा न्यू गिनी वाले आपके पास आता है, ये मेलानेशिया का हिस्सा है एंड ये कहाँ पर लोकेटेड है? पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है। चौथा सवाल मैंने पूछा था कि इनमें से ग्रेट लेक्स का पार्ट कौन सा
नहीं है कौन सी लेक, तो ये इसका आंसर बहुत सिंपल है, लेक विक्टोरिया ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। ग्रेट लेक्स के अंदर कौन कौन सी लेक्स आती हैं, तो ग्रेट लेक्स के अंदर सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी, ओंटारियो, कौन सी 5 लेक्स हैं ग्रेट लेक्स का पार्ट बनती हैं, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी एंड लेक ओंटारियो, ये 5 लेक्स हैं जो ग्रेट लेक्स का हिस्सा हैं, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना। अब एक मैं आपसे बोनस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यानी कि उसका आंसर आप लोग करेंगे। 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन है ये यूपीएससी का। बिल्डिंग कल्याण मंडपास वाज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ विच किंगडम, तो किस किंगडम के टेम्पल कंस्ट्रक्शन में कल्याण मंडपास बनाए जाते थे? ए चालुक्य, चंदेला, बी राष्ट्रकूटा, सी एंड विजयनगर, डी। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बोनस क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग करेंगे। आज का मेंस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे इज, सपोज यू आर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, एक केस स्टडी है। सपोज करिए कि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं किसी जिले के, जहां पे सिग्नल्स पे बहुत सारे बच्चे, किड्स आर स्टैंडिंग एट द सिग्नल्स एंड बेगिंग, है ना, यहाँ पे बेगिंग की समस्या बहुत ज़्यादा है, सिग्नल्स पे बहुत सारे बच्चे आपको मिलते हैं। हाउ विल यू हैंडल एंड टैकल सच ए सिचुएशन इन योर डिस्ट्रिक्ट, आप किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल या टैकल करेंगे? दिस इज अ केस स्टडी फॉर यू। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आप जानते हैं, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है करने का, वो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है ना। दिस क्वेश्चन विल नॉट ओनली हेल्प यू इन सॉल्विंग द मेंस पेपर, बट इट विल आल्सो हेल्प यू इन सॉल्विंग योर इंटरव्यू आल्सो। इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से, है ना। तो मेक श्योर यू आर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, है ना, कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं और स्टैंडिंग जो बेगिंग की समस्या है आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है सिग्नल्स पे, तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं न्यूज एनालिसिस। सबसे पहली और सबसे दुखद न्यूज आज की है, ट्राइबल वुमेन इन एमपी सेट अप ब्लेज ओवर लैंड डिस्प्यूट, ठीक है ना। लैंड डिस्प्यूट के चलते एक महिला जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, शहरिया कम्युनिटी से, तो उनको जलाने की कोशिश की, जलाया गया, एंड शी इज़ बैटलिंग फॉर हर लाइफ नाउ। एंड यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है सहरिया ट्राइब, जो कि एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। याद रखिएगा, सहरिया ट्राइब इज एक्चुअली अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इनके बारे में। तो ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर जो फीचर होते हैं, कौन कौन से फीचर्स होते हैं कोई ट्राइबल ग्रुप है तो, कि दे बेसिकली डिपेंड अपॉन हंटिंग, गैदरिंग फॉर फूड, है ना, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है उनका, है ना। आप ये भी आपको पता होगा कि उनकी जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा नहीं रहता। जीरो और नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ लिटरेसी, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि पहले के जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। अब जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, दे आर मोस्ट वल्नरेबल अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स। एक्चुअली दे आर द मोस्ट वल्नरेबल अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स। और 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया था टू आइडेंटिफाई द मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। 1975 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि जितनी भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कौन से ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। और उन्होंने एक सेपरेट कैटेगरी बनाई जिसको बोलते हैं पीवीटीजी, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है ना। 1975 में एक्सरसाइज शुरू हुई, उसके बाद उन्होंने पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की कैटेगरी बना दी। स्टार्टिंग जब इन्होंने की तो उस समय 52 ट्राइबल ग्रुप्स उसके अंतर्गत थे। फिर 1993 में 23 और ट्राइबल ग्रुप्स उसके अंदर डाले गए, तो टोटल जो पीवीटीजीज के नंबर थे वो 75 तक पहुंच गए, ठीक है ना। याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनफैक्ट यही एग्जैक्ट पूछा था कि कितने ट्राइबल ग्रुप्स हैं, है ना। मतलब उन्होंने आपको दे दिया था कि 100 से ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि पीवीटीजी के अंदर आते हैं, लेकिन नहीं, 75 ही ऐसे हैं पीवीटीजीज थे जो डिक्लेयर किए गए थे, ठीक है ना। तो ये टोटल 705 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनमें से 17 स्टेट्स में और यूटीज में मिला करके 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग केवल 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी कम्युनिटी को पीवीटीजी डिक्लेयर करने का? तो पहला याद रखिएगा कि प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पीवीटीजीज डिक्लेयर करने के क्राइटेरिया क्या है। First is pre-agriculture level of technology, second is low level of literacy, third is economic backwardness, and fourth is declining or stagnant population, ठीक है ना। तो pre-agriculture level of technology, low level of literacy, economic backwardness,
डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सहरिया जो ट्राइब है जिसका ये हमने जिक्र किया, तो वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है, और ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है फ्रॉम द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान एज वेल। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको याद रखना है। अगली न्यूज़ पे आते हैं, उड़ीसा वुमेन हैज़ अ फॉरेस्ट नेम्ड आफ्टर हर। तो उड़ीसा की एक महिला हैं जिनके ऊपर एक पूरा फॉरेस्ट का नाम रख दिया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा, सरोजनी वन करके है। सरोजनी वन यानी सरोजनी फॉरेस्ट करके एक जगह है। कई लोग इसको मिस्टेक करेंगे, सरोजनी नायडू के ऊपर सोचेंगे, बट एक्चुअली दिस लश ग्रीन लैंड इज अ सेलिब्रेशन ऑफ सरोजनी मोहंता। याद रखिएगा, सरोजनी मोहंता, इनके ऊपर ये फॉरेस्ट का नाम है, सरोजनी वन बोलते हैं। एंड शी हैज़ gone beyond the call of duty to create and nurture a forest on a denuded patch, है ना। तो एक denuded जहाँ पे मुर्रम की सॉइल थी, मुर्रम सॉइल यानी कि लेटराइट सॉइल, मुर्रम यानी कि लेटराइट सॉइल पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे फॉरेस्ट क्रिएट किया था, बुनाई फॉरेस्ट डिवीजन। याद रखिएगा, द नेम ऑफ द फॉरेस्ट डिवीजन इज बुनाई फॉरेस्ट डिवीजन, जो कि आपका उड़ीसा वाले पार्ट में है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, सरोजनी वन, बुनाई फॉरेस्ट डिवीजन, उड़ीसा, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे। ठीक है ना। और आज हमने 2 नए फैक्ट्स और सीखे, वहाँ पे फोर्च हैमर प्रिंसिपल सीखा, किससे रिलेटेड है, और एक हमने सीखा था कि जो लेक्स हैं, जो ग्रेट लेक्स हैं नॉर्थ अमेरिका वाली, वो कौन कौन सी है, कहाँ पे हैं, ये हमने सारी चीज़ें देखी। तो इस तरीके से अपना नॉलेज आप बढ़ाते रहिए, डेफिनेटली यू पीपल विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जब वो आएंगे ना, अगर आप नॉलेज बढ़ाते रहे तो। ये मत सोचिए कि यार ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। सेलिब्रेटिंग द अननोन एंड द अनसंग, तो यहाँ पर बात चल रही है आज़ादी के अमृत महोत्सव की। तो यहाँ पे 1922 के रंपा रेबेलियन की बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑथर, रंपा रेबेलियन जो कि 1922 में होता है। उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्सनैलिटी जिनका नाम है अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू, जिन्होंने 500 ट्राइबल पीपल्स के साथ लोगों के साथ दे अटैक द पुलिस स्टेशंस ऑफ चिंतापल्ली, कृष्ण देवी पेट एंड राजवो मांगी। ठीक है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि याद रखनी है। इन्होंने अटैक किया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, एंड अलूरी सीताराम राजू जी का नाम याद रखना, अलूरी सीताराम राजू। एंड सीताराम राजू वॉज नॉट बिलोंगिंग टू एनी ट्राइबल कम्युनिटी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ट्राइबल अपराइजिंग में थे ज़रूर रंपा रेबेलियन में, बट ही डिड नॉट बिलोंग टू द ट्राइबल कम्युनिटी, बट ही अंडरस्टूड द रिस्ट्रिक्शंस दैट द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन प्लेस्ड अपॉन द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। लेकिन उनको ये समझ में आ रहा था कि जो ट्राइबल वे ऑफ लाइफ है उसके ऊपर किस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं ये ब्रिटिशर्स, उनको उन्होंने, जैसे फोर्स लेबर हो गया, या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हो गए, बैन ऑन ट्राइबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, है ना। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उनको परेशान कर रही थी, एंड इसीलिए फिर रंपा रेबेलियन या फिर मान्यम रेबेलियन इसे बोलते हैं, मान्यम या रंपा रेबेलियन, रंपा रेबेलियन को ही मान्यम रेबेलियन बोलते हैं। वो अगस्त 1922 से मई 1924 तक चला, एंड अलूरी सीताराम राजू लेड अ प्रोट्रैक्टेड बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन सपोर्ट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। तो उन्होंने फिर बैटल स्टार्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन सपोर्ट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। तो याद रखिएगा, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली जो न्यूज़ है यहाँ पे एडिटोरियल के रूप में हम डिस्कस करेंगे वो है टेक्नोलॉजी इज नॉट अ पेनेशिया फॉर कस्टोडियल डेथ्स। अब यहाँ पे सबसे पहले जो सर है उन्होंने एक डेटा दिया है, इंडिया हैज़ अ ग्रिम रिकॉर्ड इन पुलिस ब्रुटैलिटी एंड कस्टोडियल वायलेंस। तो पुलिस ब्रुटैलिटी एंड कस्टोडियल वायलेंस का डेटा है जिसमें 2001 से लेकर 2018 के बीच में लगभग 1727 पर्सन्स ऐसे थे हु डाइड इन पुलिस कस्टडी। तो 1727 पर्सन्स वर देयर हु डाइड इन द पुलिस कस्टडी, बट ओनली 26 पुलिसमैन वर कन्विक्टेड फॉर सच डेथ्स। तो लेकिन केवल 26 पुलिसमैन ही ऐसे हैं जो अभी तक इतनी डेथ्स के पीछे कन्विक्ट किए गए हैं, ठीक है ना। तो जो नंबर्स हैं काफ़ी ज़्यादा हैं कस्टोडियल वायलेंस के, कस्टोडियल डेथ के। अब ऑथर ने आप बोला कि देखो क्या होता है, कस्टोडियल डेथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अलग अलग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस देने शुरू कर दिए ताकि कस्टोडियल डेथ या वायलेंस को कम किया जा सके। जैसे कि बॉडी वॉर्न कैमरा दे दिया, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स दे दिए, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी हो सकता है कि कस्टोडियल डेथ को अवॉइड कर सके या कुछ हद तक कई केसेस में कस्टोडियल वायलेंस या इन सबको कम कर सके। जैसे कि अगर बॉडी वॉर्न कैमरा कोई पहना हुआ है ऑफिसर, तो फिर वो झूठ नहीं बोल सकता, उसके ऊपर लायबिलिटी रहेगी। अगर कोई एक्ट इस तरह के करता है तो वो रिकॉर्ड होगा, है ना। लेकिन ये सारी चीज़ें ऑलरेडी की जा सकती हैं, इनको चेंज किया जा सकता है। पहली चीज़ तो ये टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस ह्यूमन किया जा सकता है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट हो गया,
जैसे कि पॉलीग्राफ हो गया, नार्को एनालिसिस हो गया, ब्रेन मैपिंग हो गया, है ना। तो ये इन सबको भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है इन लर्निंग द इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नॉट ओनली टू अ क्रिमिनल रिगार्डिंग अ क्राइम, ठीक है ना। तो ये सब का यूज़ भी किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी का यूज़ मतलब किस तरीके से टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ किया जा सकता है अलग अलग मेथड्स में, ताकि वायलेंस ना किया जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्मली इनको एडमिसिबल बना दो इन डॉक्यूमेंट्स को, तो हम यूज़ कर सकते हैं ना, लेकिन पुलिस को यूज़ करने की परमिशन इस तरीके से नहीं है, इजीली नहीं यूज़ किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा है कि एडमिसिबल डॉक्यूमेंट नहीं है जब तक अलग से परमिशन लेकर के आप नहीं करते उसको। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके अलावा जैसे ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग सिस्टम हो गया, ये भी एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर पुलिस फोर्सेज मतलब इन्वेस्टिगेटिव टूल्स के रूप में इसको यूज़ करने लगे हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ऑथर ने यहाँ पे कहा कि जो टेक्नोलॉजी है दैट कैन नॉट बी अ पेनेशिया। पहली चीज़ तो आपको अपने इंटेरोगेटिव प्रोसेसेस को, इंटेरोगेटिव प्रैक्टिसेस को चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, अलग अलग सेशंस रखने चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए पुलिस ऑफिसर्स को इन ऑर्डर टू हैंडल दैट प्रेशर, दैट फ्रस्ट्रेशन एज वेल। क्या होता है जब आप इंटेरोगेशन कर रहे होते हैं एज अ पुलिस पर्सन, यू टेंड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम दैट, है ना। कई बार आपको फ्रस्ट्रेशन होता है क्योंकि सामने वाला बताने के लिए तैयार नहीं है या सामने वाला एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है चीज़ों को, तो कई बार यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। तो ऐसे इस प्रेशर को, इस फ्रस्ट्रेशन को हैंडल करने के लिए साइकोलॉजिकल आपके कुछ सेशंस होने चाहिए, कुछ इस तरीके से ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि आप इन सब चीज़ों को हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखो, ठीक है ना। जो केस मैं आपको बता रहा था 2010 का सुप्रीम कोर्ट का सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका है, विच रेंडर्ड द एविडेंस इनएडमिसेबल। तो मतलब इस तरीके के जो एविडेंसेस थे उनको इनएडमिसेबल कह दिया, एंड द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द स्टेट कुड नॉट परफॉर्म नार्को एनालिसिस, polygraph and brain mapping test on any individual without their consent, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। with informed consent, however, any information or material discovered during the BFS test can be a part of the evidence। लेकिन अगर आप कंसेंट ले करके करते हो तो फिर हाँ जरूर ये आपका पार्ट हो जाता है, एविडेंस का पार्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग है वो टेक्नोलॉजी काफ़ी एक्सपेंसिव भी है और ये कुछ ही स्टेट्स में जो है वो अवेलेबल है, ठीक है ना। आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आने लगी है कि पुलिसमैन क्या कर रहे हैं, रोबोट्स का यूज़ कर सकते हैं फॉर सर्विलेंस एंड बॉम्ब डिटेक्शन, है ना। सर्विलेंस के लिए, बॉम्ब डिटेक्शन के लिए रोबोट्स का यूज़ कर रहे हैं। देखो कई बार ये जो डिपार्टमेंट है रोबोटिक इंटरोगेशन का भी यूज़ किया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हो रही है, रोबोटिक इंटरोगेशन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ये कैपेबिलिटी को भी मीट कर सकता है, क्योंकि क्या होता है हम ह्यूमन से ज़्यादा आजकल मशीन्स को समझने लगे हैं। जो आजकल का नेचर है लोगों का वो ह्यूमन से ज़्यादा मशीन को समझने लगा है। तो दैट इज़ अनदर मेथड विच कैन बी यूज। लेकिन वही वाली बात है, इमर्जिंग टूल्स ज़रूर है, आर्टिफिशियल लर्निंग हो गई या मशीन लर्निंग हो गई, ये सब इमर्जिंग टूल्स ज़रूर हैं, ऑप्शंस हैं आपके पास। लेकिन यहाँ पर ये सोचना कि ये पूरी तरीके से जो ह्यूमन इंटरोगेटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, ह्यूमन इंटरोगेशन है या ह्यूमंस का जो एक फील है उसको चेंज कर सकता है या उसको रिप्लेस कर सकता है, तो फिर वो गलत है। क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कि काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स भी हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, एथिकल कंसेप्ट, बहुत सारे एथिकल डिलेमास हैं जिनके बारे में हमको आइडिया नहीं है, ठीक है ना। तो इनका मिसयूज़ भी किया जा सकता है, सर्विलेंस के रूप में भी इसका मिसयूज़ किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि ऑथर ने यहाँ पे बताई हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। टेक्नोलॉजी पुलिस के पास अवेलेबल ज़रूर, लेकिन वो किसी भी तरीके से ह्यूमन्स को रिप्लेस नहीं कर सकती। ह्यूमन्स की साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेन करो, उनको बताओ कि किस तरीके से वो प्रेशर, वो आपका जो फ्रस्ट्रेशन उसको हैंडल करना है, किस तरीके से आपको उनसे क्वेश्चनिंग करनी है, इंटरोगेशन में उसको कितना ज़्यादा नॉन वायलेंट रखना है एज पॉसिबल, है ना। और लिटिल बिट ऑफ मिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी ज़रूर उनको दो। लेकिन ये सिर्फ सोचना कि सिर्फ टेक्नोलॉजी है इसलिए वहाँ पे वायलेंस नहीं होगा, इसलिए वहाँ पे कस्टोडियल डेथ्स नहीं होगी, ये भी गलत है ना। इन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करो लेकिन अकाउंटेबिलिटी रखो, ट्रेनिंग रखो, कम्युनिटी रिलेशंस रखो, तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं।
यहाँ पे टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट एक्सप्लेनर में स्ट्रेन्स ऑन इंडिया रशिया डिफेंस कोऑपरेशन जो आया आर्टिकल, बहुत पूरा आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे, जिस्ट से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। क्यों मैं बता रहा हूँ ये, क्योंकि अभी अगर फ्यूचर में कोई मेंस क्वेश्चन आता है जो कि डिफेंस टाइज के ऊपर आएगा रशिया की, तो उसमें आप ये पार्ट ज़रूर डाल सकते हैं कि जब से रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, दिक्कत क्या हो गई है कि रशिया यूक्रेन के वॉर में फंस गया है, तो सारी डेडलाइंस वो मिस करता जा रहा है। जैसे कि S-400 जो डिफेंस सिस्टम था वो हमने रशिया से लिया था, लेकिन उसकी जो सेकंड कंसाइनमेंट की डिलीवरी है रशिया वो नहीं कर पा रहा है। प्लस इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे 21 MiG-29 फाइटर जेट्स हमको चाहिए थे, 59 एग्जिस्टिंग MiG-29 जेट्स का अपग्रेडेशन होना था, 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट हमको चाहिए थे, तो वो सारे हमको नहीं दे पाए रशिया। तो रशिया जो है सारी टाइमलाइंस मिस कर रहा है, ना केवल वो हार्डवेयर मिस कर रहा है बल्कि स्पेयर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट या डील्स हमने की हैं रशिया के साथ उनमें भी वो मिस कर रहा है। तो ऑफिशियल्स नाउ हैव स्टेटेड दैट वाइल टाइमलाइंस आर लैप्सिंग, शिपिंग डिलेज आर देयर, है ना, ये सारी चीज़ ऑलरेडी हमको पता थी लेकिन अब ज़्यादा होता जा रहा है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता जा रहा है, डिफेंस कोऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता जा रहा है, ठीक है ना। इंडिया और रशिया का डिफेंस ट्रेड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, $15 बिलियन से ज़्यादा है सिंस 2018, एंड बहुत सारी नई डील्स हुई, जैसे कि S-400 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 क्या है? लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इसका सेकंड कंसाइनमेंट आना था लेकिन वो नहीं आ पाया अभी तक। अगला जो टॉपिक है वो है फंक्शनिंग ऑफ NIA, यानी कि फंक्शनिंग ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, बात कर लेते हैं। तो NIA एक सेंट्रल एजेंसी है विच इज़ मैंडेटेड टू इन्वेस्टिगेट ऑल द ऑफेंसेस अफेक्टिंग द सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो सारे ऑफेंसेस जो कि सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स एंड ऑफेंसेस अंडर द स्टैट्यूटरी लॉ enacted to implement international treaties, agreements, conventions, रेजोल्यूशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इन सारे जितने भी रिलेटेड ऑफेंसेस हमको देखता है। सॉवरेनिटी का हो गया, इंटरनेशनल ट्रीटी को अफेक्ट करने वाला हो गया, फ्रेंडली रिलेशन वाला हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है ना। फिर टेरर एक्ट्स को भी इंक्लूड करता है ना, या फिर जिनके रिलेशन स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, ड्रग्स, फेक इंडियन करेंसी, है ना, इन सब से रिलेटेड हो, अक्रॉस द बॉर्डर जाके भी चेक कर सकता है ना, सर्च सीज करने की पावर भी है ना। दोज हु आर इन्वॉल्व इन द ऑफेंस उनको प्रोसिक्यूट करने की, अरेस्ट करने की परमिशन भी है। हेडक्वार्टर NIA का दिल्ली में है, ब्रांचेस इसकी हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू, चंडीगढ़, रांची, चेन्नई, इम्फाल, बेंगलुरु एंड पटना में है, ठीक है ना। NIA बना कैसे? तो 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स आपको पता होगा, नवंबर 2008 का, जिसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि NIA एस्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है ना। तो दिसंबर 2008 में जो समय फॉर्मर होम मिनिस्टर थे P चिदम्बरम, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बिल। ही इंट्रोड्यूस द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बिल, और इस बिल के बाद फिर उन्होंने ये बॉडी NIA के नाम की बॉडी बनाई। फाइनली ये बॉडी एग्जिस्टेंस में आई दिसंबर 31, 2008, 31 दिसंबर 2008 में ये बॉडी फॉर्म में आई, और इसकी फंक्शनिंग 2009 से शुरू हुई। ऑब्वियसली बात है, जब 31 दिसंबर को बनेगी तो फंक्शनिंग तो अगले दिन से ही शुरू होगी ना, रिबन बस कटा होगा 31 दिसंबर को, तो वो याद रख लेना, ठीक है। अब बहुत सारे एक्ट्स हैं जिसके ऑफेंसेस को ये इंक्लूड करते हैं, जैसे एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट हो गया, एटॉमिक एनर्जी एक्ट हो गया, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, एंटी हाईजैकिंग एक्ट, सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन, सार्क कन्वेंशन, है ना, और ये अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ मैरीटाइम नेविगेशन, है ना। तो ये सारे देख लो आप, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम एक्ट हो गया, रेलिवेंट ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पीनल कोड, आर्म्स एक्ट, IT एक्ट, इन सब के कुछ जो इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस हैं जो कि बाकी जो मैटर्स मैंने पीछे बताए थे उनसे रिलेटेड हैं, उन सारे केसेस में ये प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन की पावर रखता है, ठीक है ना। सितंबर 2020 में, याद रखिए 2020 सितंबर में सेंटर ने NIA को और पावर दे दी कि दे कैन ऑल्सो प्रूव द ऑफेंसेस अंडर द नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट। तो NDPS एक्ट के अंतर्गत भी उनके पास पावर दे दी गई कि NIA जो है वो प्रूव कर सकता है ऑफेंसेस को, ठीक है ना। तो NDPS एक्ट के अंदर भी प्रूव कर सकता है, ये भी पावर उनको दे दी गई, ठीक है। तो और टेरर केसेस के केस में टेररिस्ट घोषित करने की पावर भी, और टेररिज्म के केसेस को भी हैंडल करने की पावर NIA को दे दी गई है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और कुछ जो
एनआईए का एक्ट है, यानी कि उसका सेक्शन 6 बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन रिफर द केसेस पर्टेनिंग टू द शेड्यूल्ड ऑफेंसेस, है ना। अगर किसी पुलिस स्टेशन में कुछ ऑफेंसेस जो मैंने पीछे एक्ट्स बताए हैं, एक्सप्लोजिव एक्ट, ये सारे एक्ट, उनके अगर केसेस किसी पुलिस स्टेशन में है तो वो स्टेट्स रिफर कर सकते हैं एनआईए को वो सारे केसेस। दिस केसेस कैन बी रिफर टू द एनआईए, ठीक है ना। एंड फिर इसके बाद एनआईए जो रहेगा फिर उनको प्रूव कर सकता है, जो भी कर सकता है ना। एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ये है कि उनको सारा असिस्टेंस देना पड़ेगा। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अगर कोई लगता है कि कोई शेड्यूल ऑफेंस ऐसा हुआ है जो कि एनआईए के द्वारा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, तो वो फिर सुओ मोटो उसको पावर दे सकता है कि भैया आप जाकर के देखो। तो ये एनआईए के बारे में सारी बातें हो गई। बियॉन्ड मेल एंड फीमेल द राइट टू ह्यूमैनिटी, यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसे ये ज़्यादा हम डिसाइड नहीं करेंगे, है ना, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं है। हाँ, इंडियंस कैन नाउ गेट ₹10 लाख फ्रॉम रिलेटिव्स अब्रॉड। अब थोड़ा सा FCRA रूल्स में चेंज करते हुए होम मिनिस्ट्री ने नए 2022 के रूल्स निकाले हैं, जिनमें उन्होंने कहा है कि दे हैव अमेंडेड द फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेगुलेशंस एक्ट एंड नाउ दे आर अलाउइंग इंडियंस टू रिसीव अप टू 10 लाख इन अ ईयर फ्रॉम रिलेटिव स्टेइंग अब्रॉड विदाउट इन्फॉर्मिंग द अथॉरिटीज़। पहले ये लिमिटेशन थी कि 1 लाख रुपये से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं बिना इन्फॉर्म किए, जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इन्फॉर्म किए बिना 1 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकते। अब ये लिमिट बढ़ा करके 10 लाख कर दी गई कि भैया अगर आपका कोई रिलेटिव फॉरेन में रह रहा है तो 10 लाख तक रुपए आप ले सकते हैं बिना अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किए हुए, ठीक है ना। तो होम मिनिस्ट्री ने कहा है अगर 10 लाख से ज़्यादा आपको लेना है तो आपको कम से कम 30 दिन, मतलब पहले 30 दिन था, अब उसको 90 दिन कर दिया, कम से कम 90 दिन पहले आपको अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, है ना। अगर आपको 10 लाख से ज़्यादा लेना है तो अथॉरिटीज़ को 90 दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि पहले क्या थे, FCRA के अंतर्गत केवल 7 ऑफेंसेस थे जो कि कंपाउंडेबल थे। नाउ दे हैव मेड 12 ऑफेंसेस कंपाउंडेबल अंडर दिस, ठीक है ना। तो सेपरेट नोटिफिकेशन में मिनिस्ट्री मेड 5 मोर ऑफेंसेस अंडर द FCRA कंपाउंडेबल। कुछ ऑफेंसेस थे FCRA के अंतर्गत जो कि कंपाउंडेबल नहीं थे, उनको कंपाउंडेबल कर दिया गया, है ना। एंड अर्लियर ओनली 7 ऑफेंसेस अंडर FCRA वर कंपाउंडेबल। तो ये नए जो रूल्स हैं इनको बोलते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल 2022, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। NHRC सीक्स रिपोर्ट ऑन चकमाज केस। तो चकमा का केस में NHRC ने रिपोर्ट मांगी कि भैया जो स्टेट में इनके क्या स्टेटस है, ये सारी चीज़ें, एक्शन टेकन, रिपोर्ट भी मांगी कि क्या आपने किया इनके कंडीशन के ऊपर। तो थोड़ा चकमा एंड हजोंग कम्युनिटी के बारे में बता दूं तो चकमाज एंड हजोंग्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, दे आर बेसिकली माइग्रेंट्स फ्रॉम द चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स ऑफ अर्स्ट वाइल ईस्ट पाकिस्तान। तो जब अभी जो बांग्लादेश वाला पार्ट है वहाँ पे एक जगह है चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो लेट मी शो यू अ मैप ऑल्सो। तो ये आपको मैप दिख रहा होगा, ठीक है। इस मैप में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका ये तो इंडिया वाला पार्ट है और यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो दिस इज़ योर चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट वाला पोर्शन। तो चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट वाला जो पोर्शन है वहाँ से फिर ये 1960s में जो चकमाज कम्युनिटी है, चकमा कम्युनिटी, वो यहाँ पे आना शुरू हो गए 1960s में, ठीक है ना। लुशाई हिल्स के थ्रू ये आने लगे और जगह बनाने लगे अरुणाचल प्रदेश और नेफा वाला जो रीजन है। क्यों बनाने लगे? क्योंकि वहाँ पे उस समय जो उनका परसिक्यूशन स्टार्ट हो गया था। अब परसिक्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ? एंड क्योंकि वहाँ पे एक डैम बन रहा था, कप्ताई डैम कर्णफूली रिवर में बन रहा था 1960s में। एंड वो फिर असाइलम मांगने के लिए फिर इंडिया में आने लगे, वहाँ पे रिलीफ कैंप्स बनने लगे। अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान जो था उस समय 1960s के टाइम में तो बांग्लादेश बना नहीं था, है ना, तो उस समय वही था, है ना। तो ये फिर अरुणाचल प्रदेश के रीजन में 1964 से 69 के बीच में काफ़ी ज़्यादा आने लगे और बहुत सारे मेजोरिटी जो है वो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ लोग गए, तो मिजोरम और त्रिपुरा में भी आपको चकमा एंड हजोंग पॉपुलेशन कई ज़्यादा मिल जाएगी। तो याद रखिएगा जो कर्णफूली रिवर है उसमें कप्ताई डैम, ये 2 चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा कि क्यों ये आए, इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्टार्ट क्यों हुआ, तो वो मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। टारगेटिंग GI टैग मयूरभंज सुपर फूड एंड चटनी। नाउ ये क्या है, GI टैग टारगेट किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उड़ीसा ट्राइब्स के लिए। वहाँ पे वीवर एंट जो होती है ना, वीवर एंट जो लाल रंग की होती हैं, जिनसे काफ़ी डर लगता है, जो बिल्कुल लगता है कि आपको काट लेंगी तो जान निकल जाएगी, तो जो वीवर एंट होती है ना उसकी एक चटनी बनाते हैं यहाँ पे मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा में, वहाँ पे इसको काई चटनी बोलते हैं, काई चटनी बोलते हैं। एंड ये जो है
इसी वीवर एंड से बनाई जाती है काई चटनी। इसके लिए अब वो जीआई टैग की डिमांड की जा रही है, कई जो साइंटिस्ट हैं वो जीआई टैग की डिमांड कर रहे हैं। ये सेवरी फूड आइटम है जो कि प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन 12, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, फाइबर, इन सब से रिच है बहुत सारी। इसके अलावा 18 और अमीनो एसिड्स हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, डिसीजेस को दूर रखते हैं, आपकी न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस को दूर रखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो काई चटनी के लिए जीआई टैग की डिमांड की जा रही है, जिसके बाद ये और ज़्यादा फेमस होगी और ऑब्वियसली इसको और ज़्यादा डिमांड भी बढ़ेगी। वीवर एंड का जो नाम है वो है इकोफाइला स्मैराग्डीना, याद रखिएगा। इकोफाइला स्मैराग्डीना जो है ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में आती है और ये काई चटनी से बनती है। काई चटनी ज़रूर याद रखिएगा। एंड दिस चटनी इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग सॉल्ट, जिंजर, गार्लिक, चिली एंड इज सोल्ड बाय द ट्राइबल पीपल इन द रूरल मार्केट। तो ट्राइबल पीपल द्वारा ये रूरल मार्केट में जाती है ना। तो अच्छी चीज़ है, जीआई टैग मिलेगा तो बहुत ही बढ़िया है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.